बच्चों, ज्ञानदीप गैलेक्सी पॉइंट पर आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे भूगोल का पाठ 1 संसाधन एवं विकास यानी रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। यह भूगोल का पहला लेसन है, तो आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इसके बारे में समझ लीजिए। सबसे पहले संसाधन का हम लोग परिचय पढ़ेंगे, उसके बाद से संसाधन का विकास पढ़ेंगे, उसके बाद से संसाधन नियोजन पढ़ेंगे, उसके बाद से भू संसाधन पढ़ेंगे, उसके बाद से भू निम्नीकरण और संरक्षण के उपाय पढ़ेंगे, उसके बाद से मृदा संसाधन पढ़ेंगे हम लोग, और अंतिम में हम लोग पढ़ेंगे मृदा अपर्दन और संरक्षण। इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को पढ़ना है संसाधन का परिचय यानी संसाधन क्या होता है। इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा संसाधन क्या होता है या संसाधन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ दिया हुआ है, प्रकृति में पाए जाने वाली उन सभी वस्तुओं को जिनका उपयोग मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है, संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो आप आसान भाषा में इस तरह भी लिख सकते हैं कि वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, फिर से देख लीजिए, वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है क्या कहलाती है? संसाधन कहलाती है। ठीक है, तो आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि संसाधन किसे कहते हैं, तो आप ये लिख सकते हैं, वे सभी वस्तुएं जो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। यहाँ अलग अलग विद्वानों ने संसाधन की अलग अलग परिभाषाएं दी हुई है। जैसे पहला है जेम्स फिशर, इन्होंने बताया कि संसाधन वह कोई वस्तु भी हो सकती है जो मानवीय इच्छाओं या आवश्यकताओं की संतुष्टि करती है। यह भी संसाधन का परिचय है, तो आप चाहें तो इसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद से यहाँ दिया है संसाधन के प्रकार। यहाँ संसाधन का वर्गीकरण दिया, यानी संसाधन का वर्गीकरण किस प्रकार से हुआ है। उत्पत्ति के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव संसाधन और अजैव संसाधन। उसी तरह संभाव्यता के आधार पर संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। स्वामित्व के आधार पर संसाधन व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय 4 प्रकार के होते हैं। विकास के आधार पर संसाधन संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार और संचित कोष के रूप में होते हैं। अब हम जानते हैं कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है प्राकृतिक संसाधन और दूसरा होता है मानवीय संसाधन। प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो हमें प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है, जैसे जल हो गए, पेड़ पौधे हो गए, पहाड़ हो गए, ये सब हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है। तो ऐसे संसाधन जो हमें प्रकृति ने दी हुई है या प्रकृति के द्वारा प्रदान की गई है, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं। मानवीय संसाधन क्या होते हैं? वे संसाधन जो मानव के द्वारा बनाया गया होता है, जैसे कोई मशीन हो गई, मेज हो गया, टेबल हो गया, कुर्सी हो गया, घर हो गया। ये जो संसाधन होते हैं ये मानवीय संसाधन होते हैं, क्योंकि इसको मनुष्यों ने बनाया हुआ है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक संसाधन और मानवीय संसाधन। इसके बाद से आपसे 2 और प्रश्न पूछता है। पहला प्रश्न पूछता है नवीकरणीय क्या होता है और अनवीकरणीय क्या होता है। इसके बारे में भी जान लीजिए, नवीकरणीय और अनवीकरणीय क्या होता है। नवीकरणीय संसाधन ऐसे संसाधन होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद हम पुनः प्रयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? ऐसे संसाधन जिनका एक बार हम प्रयोग कर ले तो उनका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। नवीकरणीय का उदाहरण क्या हो जाएगा? जैसे मान लीजिए सोलर प्लेट
उसका हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन का क्या उदाहरण हो जाएगा, जैसे पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गए, इसका एक बार प्रयोग करने के बाद हम उसका दोबारा प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उसके बाद से हमको पढ़ना है संसाधनों का विकास। ये संसाधनों का विकास किस प्रकार से हुआ है। मानव के जीवन यापन हेतु जिस प्रकार संसाधनों की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार यह जीवन की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यानी जो संसाधन है ये मानव के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बारे में दिया हुआ है, इसके बारे में यहाँ दिया हुआ है, इसके बारे में समझ सकते हैं आप। इसके बाद से हम लोग समझते हैं सतत पोषणीय विकास क्या होता है। ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि सतत पोषणीय विकास से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो सतत पोषणीय विकास क्या होता है जान लीजिए। देखिए, इसको आप इस प्रकार लिख सकते हैं कि जब विकास पर्यावरण को बिना हानि पहुंचाए भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है तो उसे सतत पोषणीय विकास कहते हैं। या आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, विकास की वह प्रक्रिया जिसमें भविष्य की पीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का प्रयोग किया जाता है सतत पोषणीय विकास कहलाता है। इसको चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं। उसके बाद से हम लोग को पढ़ना है पृथ्वी सम्मेलन 1992 रियो डी जेनेरो में हुआ था, इसके बारे में जान लीजिए। यह जो सम्मेलन था 1992 में हुआ था। ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर यह सम्मेलन हुआ था जून 1922 ईस्वी में। इसमें 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन में भाग लिया था। यानी यह जो था यह प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ था। कब हुआ था? 1992 ईस्वी में। कहाँ हुआ था? तो ब्राज़ील का एक शहर है रियो डी जेनेरो, वहाँ पर यह बैठक हुआ था। इसे पृथ्वी सम्मेलन भी कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। तो आपसे एमसीक्यू भी प्रश्न पूछ सकता है कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था। इस सम्मेलन का आयोजन वैश्विक स्तर पर उपभोग, पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए किया गया था। यानी इस बैठक का उद्देश्य क्या था? वैश्विक स्तर पर पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढना। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन और जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। रियो सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई। 21वीं शताब्दी में सतत पोषणीय विकास के लिए एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया। यानी एजेंडा 21 था। अब एजेंडा 21 का था, इसके बारे में समझ लीजिए। एजेंडा 21 क्या था? एजेंडा 21 1992 में ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरो में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण विकास सम्मेलन, यानी इसे कहा जाता है UNCED के तत्वाधान में राष्ट्राध्यक्षों द्वारा एजेंडा 21 को स्वीकृत किया गया था। एजेंडा 21 का उद्देश्य भूमंडलीय सतत पोषणीय विकास हासिल करना है। यह एक कार्यसूची है जिसका उद्देश्य समान हितों, पारस्परिक आवश्यकताओं एवं सम्मिलित जिम्मेदारियों के अनुसार विश्व सहयोग द्वारा पर्यावरणीय क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। यानी इसका उद्देश्य क्या है? पर्यावरण क्षति, गरीबी और रोगों से निपटना है। एजेंडा 21 का मुख्य उद्देश्य यह है कि प्रत्येक स्थानीय निकाय अपना स्थानीय एजेंडा 21 तैयार करे। तो एजेंडा 21 ये था। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है संसाधन नियोजन क्या होता है। ये संसाधन नियोजन क्या होता है, इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है कि संसाधन नियोजन क्या है या संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। संसाधन नियोजन क्या होता है, इसके बारे में समझ लीजिए। संसाधन नियोजन संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग हेतु अत्यावश्यक सर्वमान्य रणनीति है। यानी संसाधन नियोजन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं? संसाधनों का
संरक्षण करते हैं, उसे बचाते हैं, जिससे वो बहुत लंबे समय तक चल सके। भारत में संसाधन नियोजन है। भारत में किस प्रकार से संसाधन नियोजन किया जाता है, इसके बारे में समझ लीजिए। देश के विभिन्न प्रदेशों में संसाधनों की पहचान कर उनकी तालिका बनाना है। इस कार्य क्षेत्र में क्षेत्रीय सर्वेक्षण, मानचित्र बनाना और संसाधनों का गुणात्मक एवं मात्रात्मक अनुमान लगाना व मापन करना है। यानी संसाधन नियोजन किस प्रकार से भारत में किया जाता है, इसके बारे में जान लीजिए। संसाधनों के नियोजन के लिए और क्या कार्य किए गए, इसके बारे में जान लीजिए। तो स्वतंत्रता के पश्चात भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास किए गए। यानी जो भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना आया था, उस तरह अगर आपसे पूछता है कि भारत में कितने पंचवर्षीय योजनाएं आए हैं, तो 12 पंचवर्षीय योजनाएं भारत में आई थी, जिसमें जो पहला पंचवर्षीय योजना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना, उसके अंतर्गत संसाधन नियोजन के उद्देश्य की पूर्ति के लिए प्रयास किए गए थे। इसके बाद से आपसे प्रश्न पूछ सकता है, संसाधन का संरक्षण क्या होता है, यानी संसाधन का संरक्षण किसे कहते हैं, या संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, इसके बारे में भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो संसाधनों का संरक्षण क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। किसी भी तरह के विकास में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं के संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। तो यदि आपसे प्रश्न पूछता है कि संसाधनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, तो आप ये लिख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक कि किसी भी तरह के विकास में संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, लेकिन संसाधनों का विवेकहीन उपयोग और अति उपयोग के कारण कई सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। इन समस्याओं के संरक्षण के लिए विभिन्न स्तरों पर संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। इसके बाद से आपको पढ़ना है भू संसाधन। भू संसाधन क्या होता है, इसके बारे में जान लीजिए। मानव भूमि पर निवास करता है, ये अपने आर्थिक क्रियाकलाप इस पर संपन्न करता है तथा विभिन्न रूपों में इसका उपयोग करता है। जैसे में भूमि एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन, यानी भूमि जो होता है एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवन, मानव जीवन, आर्थिक क्रियाएं, परिवहन तथा संचार व्यवस्थाएं भूमि पर ही आधारित है। तो भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है मानव के लिए, क्योंकि जितने भी कार्य होते हैं मानव की, तो सब भूमि पर ही होते हैं। यह एक महत्वपूर्ण संसाधन है। कौन कौन से कार्य होते हैं, जैसे भूमि पर मनुष्य कृषि करता है, आवास बनाता है यानी घर बनाता है, खनन, इसके द्वारा बहुत सारे खनिज निकलते हैं, उद्योग और चारागाह, ये सब भूमि पर ही होता है। इसलिए भूमि एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बाद से आप लोगों को पढ़ना है भारत में भू उपयोग। इसके बारे में आप लोगों को पढ़ना है, भारत में भू उपयोग का प्रारूप पढ़ना है। ये बोला, भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले तत्वों में भौतिक कारक जैसे भू आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या, घनत्व, प्रायोगिक क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि सम्मिलित हैं। भारत का कुल क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। अगर आपसे अंकों में पूछता है कि भारत का क्षेत्रफल कितना है, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, आप ये याद रखिएगा, भारत का जो टोटल क्षेत्रफल है यानी कुल क्षेत्रफल है वह 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। परंतु इसके 93% भाग
के ही उपयोग आंकड़े उपलब्ध हैं, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन के अतिरिक्त क्षेत्रों में भूमि का उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। यानी जो भारत का टोटल क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, उसमें से भारत केवल 93% भूमि का ही प्रयोग कर पाता है। और किस रूप में कर पाता है यहाँ उसके बारे में दिया हुआ है। तो भारत में इसका प्रयोग वन के रूप में होता है, बंजर भूमि भी इसमें आती है, गैर कृषि वाले भी आते हैं, पर्वतीय भी आते हैं, और इसमें पेड़ पौधे वाले भी आते हैं। इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है मृदा संसाधन। भूतल पर मृदा सर्वाधिक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। यह पौधों के विकास का माध्यम है जो पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार के जीवों का पोषण करती है। मृदा एक जीवित तंत्र है। कुछ सेंटीमीटर गहरी मृदा बनने में लाखों वर्ष लग जाता है। मृदा बनने की प्रक्रिया में उचावच, जनक सेल अथवा स्तर सेल, जलवायु, वनस्पति और अन्य जैव पदार्थ और समय मुख्य कारक हैं। यानी जो मृदा है वह भी एक महत्वपूर्ण संसाधन है। इसके बाद आप लोग को पढ़ना है भारत की मिट्टी का वर्गीकरण। इसमें आपसे प्रश्न पूछेगा कि भारत की मिट्टी के बारे में बताइए, या भारत में कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, इसके बारे में आपसे प्रश्न पूछ सकता है। आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों का वर्गीकरण कीजिए। तो इसमें हम लोग भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में समझेंगे। भारत में शैलों के स्वभाव एवं भिन्न भिन्न प्रकार की स्थानीय जलवायु के कारण अनेक प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी को सामान्यतः 6 वर्गों में रखा गया है जो निम्न है। यानी भारत में पाए जाने वाली मिट्टियों को कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया है जो निम्न दिया गया है। जिसमें पहला है पर्वतीय मिट्टी। पर्वतीय मिट्टी क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। जिस प्रकार विषुवत रेखा से दूर चलने पर ताप और वर्षा की विभिन्नता के कारण अलग अलग प्रकार की मिट्टी के कटिबंध मिलते हैं, उसी प्रकार पर्वतों के नीचे से ऊपर जाने पर कई प्रकार की मिट्टियाँ मिलती हैं। नीचे की ढाल पर भूरी मिट्टी, इसके ऊपर हल्की भूरी मिट्टी और पर्वतीय भाग पर भूरे रंग की मिट्टी मिलती है। भारत में लगभग 2 करोड़ हेक्टेयर क्षेत्र पर पर्वतीय मिट्टी का विस्तार है। यानी जो पर्वतीय मिट्टी है उसका कितना विस्तार है? 2 करोड़ हेक्टेयर। हिमालय के पर्वतीय भाग में नवीन पथरीली सरंध्र तथा चूना युक्त मिट्टियाँ पाई जाती है। दक्षिणी भाग में कंकड़, पत्थर, मोटे कणों वाली वायु युक्त मिट्टी तथा देहरादून, नैनीताल और पौड़ी क्षेत्रों में चूना युक्त मिट्टी पाई जाती है। हिमालय के ऊंचे भाग में आग्नेय चट्टानों से निर्मित मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी पर चाय की खेती, फलों की खेती और सूखे मेवे की खेती अच्छी होती है। सिंचाई की सुविधा मिलने पर इस मिट्टी में गेहूं, चावल आदि की खेती अच्छी होती है। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है पर्वतीय मिट्टी क्या होती है और ये किन क्षेत्रों में पाया जाता है। तो जो पर्वतीय मिट्टी होती है वो पर्वतीय क्षेत्रों में पाया जाता है, जैसे देहरादून हो गया, नैनीताल हो गया, पौड़ी हो गया, इन क्षेत्रों में ये पाई जाती है। और इनमें किसकी खेती मुख्यतः होती है? तो चाय की खेती हो गया, फलों की खेती हो गया और सूखे मेवे की खेती होती है इसमें। दूसरा जो मिट्टी है वह है जलोढ़ मिट्टी। और जलोढ़ मिट्टी सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी है क्योंकि इसको सबसे उपजाऊ मिट्टी माना गया है। तो जलोढ़ मिट्टी क्या होता है इसके बारे में जान लीजिए। जलोढ़ मिट्टी, यह मिट्टी नदियों द्वारा लाई गई भूमि के संचय से बनी है। यह नवीन और उपजाऊ मिट्टी है। इस मिट्टी का महत्व इसलिए है क्योंकि यह अत्यंत उपजाऊ है। यानी यह जो मिट्टी होती है बहुत उपजाऊ होती है और यह भारत के 7.7 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में फैला है।
भारत के विशाल उत्तरी मैदान में नदियों द्वारा पर्वतीय क्षेत्रों से बहाकर लाई गई जीवांश युक्त उर्वरक मिट्टी मिलती है, जिसे काप या कछारी मिट्टी कहते हैं। यह जो मिट्टी है यह ज़्यादातर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ठीक है ना, इन राज्यों में पाया जाता है और ये मिट्टी सबसे उपजाऊ मिट्टी मानी जाती है, इसको भी याद रखिएगा। इस मिट्टी में खेती किसकी होती है? तो इस मिट्टी में गेहूं की, चावल की और गन्ने की, यहाँ देखिए दिया हुआ है। इसमें गेहूं, गन्ना, चावल, तिलहन, तंबाकू और जूट की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है। यानी यह जो मिट्टी है इसमें खेती किसकी होती है? गेहूं की होती है, गन्ना की होती है, चावल की होती है, तिलहन की होती है, तंबाकू की होती है और जूट की खेती बहुत बड़े पैमाने पर की जाती है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि जलोढ़ मिट्टी क्या है, इसके बारे में लिखिए, तो आप ये लिख सकते हैं कि उत्तर भारत क्षेत्र में जो मिट्टी पाई जाती है वह जलोढ़ मिट्टी होती है और इस मिट्टी में गेहूं की, गन्ना की, चावल की, तिलहन की, तंबाकू की और जूट की खेती अत्यधिक मात्रा में होती है। तीसरी जो मिट्टी है वह है मरुस्थलीय मिट्टी। तो मरुस्थलीय मिट्टी क्या होता है इसके बारे में भी जान लीजिए। मरुस्थलीय मिट्टी थार के मरुस्थल और उसके निकटवर्ती शुष्क प्रदेशों में पाई जाती है। यानी जो थार का मरुस्थल है उन क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी के कण बड़े होते हैं। इस मिट्टी को स्थानीय भाषा में कल्लर, ऊसर, थूर और राकड़ आदि नामों से जाना जाता है। यानी जो स्थानीय भाषा में इसको इन नामों से जाना जाता है। इस मिट्टी में क्षारीय एवं लवण युक्त तत्वों की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस मिट्टी का विस्तार 114 लाख हेक्टेयर पर है। इस मिट्टी का कण असंगठित नहीं होते, जिससे वायु इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर उड़ाकर आसानी से ले जाती है। यानी कि ये जो मिट्टी होती है ज़्यादातर बालू के जैसे ये मिट्टी होती है। इस मिट्टी में किसकी खेती होती है? इस मिट्टी में ज्वार, बाजरा, मूंगफली और उड़द की खेती होती है। यह मिट्टी पाई कहाँ जाती है? यह मिट्टी राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है। तो आपसे प्रश्न पूछता है यह मिट्टी किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो राजस्थान, गुजरात, दक्षिणी पंजाब और दक्षिणी हरियाणा में पाई जाती है। उसके बाद से जो मिट्टी है वह है काली मिट्टी, ठीक ना। इसके बाद से जो मिट्टी है वह है काली मिट्टी। काली मिट्टी क्या है इसके बारे में जान लीजिए। चौथी जो मिट्टी है ये काली मिट्टी है। इस मिट्टी का निर्माण लावा युक्त पदार्थों से हुआ है। प्राचीन काल में दक्षिण के पठार में ज्वालामुखी के उद्गार से लावा बहकर धरातल के ऊपर फैल गया और ठंडा होकर ठोस रूप में जम गया, जो आज काली मिट्टी के रूप में जाना जाता है। यानी जो काली मिट्टी का निर्माण हुआ है यह ज्वालामुखी के जो लावे निकलते हैं उससे इस मिट्टी का निर्माण हुआ है। इस मिट्टी को काली मिट्टी या रेंगुर मिट्टी भी कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि रेंगुर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो ये काली मिट्टी को कहा जाता है। इस मिट्टी में नमी धारण करने की क्षमता अधिक होती है और इसका विस्तार कहाँ है? तो इस मिट्टी का विस्तार लगभग 5.1 लाख वर्ग किमी क्षेत्र में है। और ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है? तो यह मिट्टी महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा और दक्षिण मध्य प्रदेश के पठारी भागों में पाई जाती है। इस मिट्टी में होता क्या है इसके बारे में जान लीजिए। तो इस मिट्टी में सबसे अधिक मात्रा में जो उत्पादन होता है वह कपास की होती है। इस प्रकार की मिट्टी कपास की कृषि के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है, इसलिए इसे कपास की काली मिट्टी कहते हैं, ठीक है ना। इस मिट्टी में सबसे ज़्यादा जो खेती होती है वह कपास की होती है, ये याद रखिएगा। तो आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि कपास की खेती किस मिट्टी में होती है? तो काली मिट्टी में होती है। पांचवा जो मिट्टी है वह मिट्टी है आपका लाल या पीली मिट्टी। इसके बारे में जान लीजिए।
इस मिट्टी का रंग लाल इसलिए होता है क्योंकि गर्मी के दिनों में कैपिलरी छिद्रों द्वारा मिट्टी पर लोहे का जंग उतर जाता है। जंग आने से यह लगने लगता है कि इस मिट्टी का निर्माण उन शैलों के टूटने से होगा जिसमें लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है। इसका विस्तार तमिलनाडु राज्य में अधिक है। यानी जो लाल अथवा पीली मिट्टी जो होता है ये सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। और इस मिट्टी का स्थान कहाँ कहाँ और पाई जाती है, तो ये उड़ीसा, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी महाराष्ट्र में भी यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, यह मिट्टी जो होती है यह अनुपजाऊ होती है, यानी इस मिट्टी में खेती नहीं की जाती है। ये भी याद रखिएगा, यह जो मिट्टी होती है यह अनुपजाऊ मिट्टी होती है। 6वां जो मिट्टी होता है यह मिट्टी होता है लैटेराइट मिट्टी। लेटराइट शब्द ग्रीक भाषा के शब्द लेटर से लिया गया है जिसका अर्थ है ईंट। लेटराइट मृदा का निर्माण उष्णकटिबंधीय तथा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु क्षेत्रों में आर्द्र तथा शुष्क ऋतुओं के एक के बाद एक आने के कारण होता है। यह भारी वर्षा में अत्यधिक निछालन का परिणाम है। यह मिट्टी अनुपजाऊ प्रकार की है, इसलिए लेटराइट मिट्टी के प्रदेशों में जनसंख्या और वनस्पति का अभाव रहता है। ठीक है, यह जो मिट्टी होती है यह भी अनुपजाऊ मिट्टी के अंतर्गत आती है। और ये मिट्टी पाई कहाँ जाती है, तो यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रों में और पूर्वी घाट, मालाबार तट और दक्षिण महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजमहल और असम यह मिट्टी पाई जाती है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है। एक और प्रकार का मिट्टी आपका दिया हुआ है वन मृदा के बारे में। तो ये वन मृदा होती है, ये वनों में पाई जाती है ये मिट्टी। ये मिट्टी का वर्गीकरण दिया हुआ है, कहाँ कहाँ कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है ये भी देख लीजिए आप लोग। इसके बाद से हम लोग पढ़ना है मृदा अपरदन क्या होता है। आपसे प्रश्न पूछ सकता है मृदा अपरदन से आप क्या समझते हैं। मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहा जाता है। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि मिट्टी का ऊपरी भाग का हट जाना ही क्या कहलाता है, मृदा अपरदन कहलाता है। तो आपसे अगर प्रश्न पूछता है कि मृदा अपरदन क्या होता है तो इसके बारे में आप लिख सकते हैं। मृदा अपरदन का कारण क्या है, यानी ये मृदा अपरदन क्यों होता है इसके बारे में जान लीजिए। जैसे पशुचारण, पशुओं को चराने के कारण जो मिट्टी का ऊपरी भाग है वह हट जाता है। वनोन्मूलन अथवा वनों की अत्यधिक कटाई, जब वनों की कटाई होती है तो इसके कारण भी मृदा अपरदन होता है। या अत्यधिक तेज बारिश होता है तो उसमें भी मिट्टी का ऊपरी भाग हट जाता है जिसके कारण से मृदा अपरदन होता है। ठीक है, आपको इतना ही पढ़ना था इस चैप्टर में। ऐसे वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।